हम्म। देखिए बेटा, लास्ट में हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है सिस्टम पे और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है उसकी, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो उसी सीरीज में एक और एग्जांपल हम भेजा था मैंने आपको नोट्स में। तो क्या था वो देखिए एक बार, सब ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। एक स्मॉल मास का जो ब्लॉक है उसको वेज के ऊपर से रिलीज किया गया है और वो स्लाइड होता हुआ नीचे तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो इतनी देर में ये वेज कितना शिफ्ट कर जाएगा, वेज की शिफ्टिंग कितनी होगी। जब ये ब्लॉक यहाँ पे नीचे तक पहुंच जाएगा तो इतनी देर में ये वेज कितना शिफ्ट करेगा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेज। क्योंकि ये शिफ्ट तो करेगा बेटा, ये नीचे मूव कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इस पर, यहाँ स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आएगा वेज पर। तो जैसे कि किसी टाइम पर मान लीजिए इस तरह से ये पोजीशन थी टी इक्वल टू जीरो पे, जब ये ब्लॉक नीचे पहुंचा तब वेज कुछ शिफ्ट कर गया है। ठीक है, तो वेज की कुछ शिफ्टिंग हो गई है। तो आपको ये क्लियर है क्या बेटा कि जब ये ब्लॉक नीचे यहाँ तक पहुंचेगा तो ब्लॉक के इस वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही होगा, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका। तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये एल के बराबर होगा क्या डिस्प्लेसमेंट का। आप देख लो, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू दिस प्लस दिस कर सकते हैं आप। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेज के रिस्पेक्ट में एल के बराबर है। केवल वेज के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्लियर है मुझे इसका बिल्कुल, क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट में यही डिस्प्लेसमेंट है। वेज तो रुक जाएगा जब आप वेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जब आप वेज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वेज के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही होगी। इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना आएगा, एल आएगा इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, एल अगर बेस की लेंथ है तो जब ये ब्लॉक यहाँ पर पहुंच गया वेज के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा। तो वही मैंने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज एल के बराबर है। ठीक है। और एच और थीटा आपको गिवन थे, तो इसलिए आप स्मॉल एल को एच और थीटा की टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा, ब्लॉक प्लस वेज सिस्टम पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स ना होने से सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू जीरो। अब वो क्या होगा, एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू, ऐसे ही लिखते हैं अपन। तो वेज का डिस्प्लेसमेंट मान लिया डेल्टा एक्स डब्ल्यू है, और देखिए आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की है। तो इस डायरेक्शन में आप डेल्टा एक्स डब्ल्यू मान लिया, आपको पता नहीं डेल्टा एक्स डब्ल्यू किधर है, ऐसे ही लिख दीजिए। बट ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेज का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेज का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए, डेल्टा एक्स डब्ल्यू को कॉमन ले लिया, और ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज का एक्स कंपोनेंट एल के बराबर है। एल को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, एच कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो आपका वेज का डिस्प्लेसमेंट जो आपको चाहिए माइनस एम एच कॉट थीटा अपॉन एम प्लस एम आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आपने पॉजिटिव एक्स इसको मान लिया था। आप इसको मान लेते तो फिर आपका माइनस नहीं आता, क्योंकि फिर आपका ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो है ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये खुद माइनस एल हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं ना बेटा, इस वेज के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये अलोंग द वेज, अब ये बहुत बार बता चुका हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू द वेज अलोंग द इंक्लाइन होता है। ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन होता है आपका ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट वेज पे, तो ये वेक्टर होता है, इस वेक्टर का ये कंपोनेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द वेज जो डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक का हॉरिजेंटल वो एल है।
अब इसको उससे भी कर सकते हैं, डायनामिक से पूरा आप इसका एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम निकाल सकते हैं, एफ इक्वल टू एम ए से बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट आपका एक डेढ़ पेज पूरा भर जाएगा और एग्जाम में नहीं हो पाएगा बेटा उससे। ठीक है ना? एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि इतना बड़ा आप कैलकुलेशन सही कर दो, हो ही नहीं सकता। 5-7 मिनट एक ही क्वेश्चन में लग गए तो वहीं से दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में कई बार बोल चुका हूँ, इसलिए अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको डायनामिक्स पे अब रिलाई नहीं करना है, आपको पहले कंजर्वेशन मेथड्स लगा रहे हैं जो आप इन रिसेंट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। एनर्जी आप पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन एक ये वाली ट्रिक पढ़ ली, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज का मेन टॉपिक है हमारा। तो उन चीज़ों से वेलोसिटी पोजीशन कितना शिफ्ट कर गया ये सब निकल जाते हैं। ठीक है, बट बहुत बार बोला बेटा, इसलिए 100 बार बोलता हूँ तब जाके आप लोगों के दिमाग में इस चीज़ की फीलिंग आ पाती है, बट आ जाती है एंड पे। ठीक है, बट आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, टाइम पूछा है, तो आपको डायनेमिक्स डायनेमिक्स मतलब एफ इक्वल टू एम ए पर जाना ही पड़ेगा। ये कंजर्वेशन के मेथड्स आपके एक्सेलरेशन निकालने में आपकी हेल्प या टाइम निकालने में जनरली आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर आपको एफ इक्वल टू एम ए पे जाना पड़ता है, नहीं तो एग्जाम का 99% प्रॉब्लम इन्हीं कंजर्वेशन मेथड से बनने वाला है। बहुत रेयर केस में वो लगवाते हैं बेटा डायनामिक्स।